हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेई एडवांस सीरीज। तो हम 100 डेज के लिए जेई एडवांस के लॉजिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले सेक्शन पर हैं डे 23 पे। तो आज हम 10 बहुत ही अच्छे इंटीजर टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। बीच में कुछ क्वेश्चंस हमें टफ भी मिल सकते हैं, तो कंसंट्रेशन लूज नहीं करना है और बने रहना है सारे 10 क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आसान स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है एम की कितनी वैल्यूज होंगी जिनके लिए हमें 3 लाइन दे रखी है। लाइन L1 दे रखी है, इसके अलावा लाइन L2 दे रखी है, लाइन L3 दे रखी है। ये तीनों ट्राइंगल नहीं बना रहे। तो अब आप ये सोच के देखो ट्राइंगल कब नहीं बनेगा। अगर कोई भी दो लाइंस पैरेलल हो गई तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना। तीनों हो गई तो भी ऑफ कोर्स नहीं बनेगा। या तीनों लाइन अगर एक ही पॉइंट से पास करे, कॉन्करेंट हो जाए, तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो पहला केस लेता हूं मैं, जब L1 और L2 पैरेलल हैं, यानी कि m-2 अपॉन 2m-5, है ना। माइनस साइन के साथ ये स्लोप आ जाएगा और इक्वल टू कर देंगे माइनस साइन के साथ m-1 अपॉन m²-7। तो यहां से अपन सॉल्व करना चाहेंगे तो एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। अगर ट्रायल एंड एरर से रूट्स आ जाते हैं तो आई थिंक 11th वाली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसी क्यूबिक बनती है जिसके रूट ट्रायल एंड एरर से नहीं आ सकते, तो आपको डिफरेंशिएशन करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से उसका ग्राफ बनाना है और देखना पड़ेगा आपको कि कितने पॉइंट्स पर यहाँ पर L1 L2 का स्लोप बराबर आ सकता है ना। फिर अपन L1 L3 का स्लोप बराबर कर सकते हैं। तो L1 का स्लोप आएगा माइनस का m-2 अपॉन 2m-5 और इक्वल टू में माइनस का 1/1। तो ये थोड़ा सा जैसे डायरेक्ट और सिंपल हो गया, तो यहाँ से भी आप m की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके अलावा आप L2 L3 का स्लोप भी बराबर कर सकते हो, m1 m-1 m²-7 और माइनस साइन के साथ ये -1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप देखेंगे आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाएगी और इसके दो रूट्स आ जाएंगे, एक -2 और 3। कोई अगर आपको रिपीट हुआ हुआ रूट दिखे तो आपको उसको दो बार नहीं लेना है, एक ही बार काउंट करना है ना। तो तीन केसेस तो आपके पास ये पैरेलल वाले आएंगे। कॉन्करेंट के लिए कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट 0 होता है, तो पहली लाइन के कोफिशिएंट ले लेते हैं एक्स वाले, वाई वाले और कांस्टेंट टर्म। फिर दूसरी वाली लाइन के भी कोफिशिएंट ले लेते हैं एक्स वाले, वाई वाले और कांस्टेंट टर्म। और फिर तीसरी लाइन के भी ले लेंगे। सिंपल बनाने के लिए 12th के डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे, कॉलम 2 में कॉलम 3 और कॉलम 1 के अंदर भी कॉलम 3 ऐड कर देते हैं। तो जब अपन ये कॉलम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा m-2 m-6 0, 2m-5 m²-12 0 और 0-5 -1। फिर से अब यहाँ पर अपन डिटर्मिनेंट निकालेंगे थर्ड रो के अलोंग। तो यहाँ से फिर से आपके पास इस सिचुएशन के अंदर भी एक क्यूबिक बनेगी और इस क्यूबिक के भी अगर आप ट्रायल एरर से रूट नहीं निकाल पाते तो डिफरेंशिएशन करके ग्राफ बना के रूट निकालना पड़ेगा। तो ये क्यूबिक और इन दोनों इक्वेशन के जितने यूनिक सॉल्यूशन आएंगे उतने m की टोटल वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो तरीका ध्यान रखेंगे, दूसरे दूसरे फॉर्म में भी सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज का पहला टफ क्वेश्चन पर आते हैं। कॉर्ड ए बी दे रखी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की और नॉर्मल ए पर बनाया गया है। तो ए पे बनाया गया, नॉर्मल बी पे कट कर रहा होगा। तो एंगल बोल रखा है अल्फा, जो एंगल है वो ओरिजिन पे बना रही है कॉर्ड, और एंगल ए जो है वो ओ ए बी का एंगल है। तो अगर अपन डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा हाइपरबोला है और आपने यहाँ पे नॉर्मल बना दिया है ए पॉइंट पे। तो ए को सी टी कॉमा सी बाई टी ले लेते हैं, जो बी पॉइंट से पास कर रहा है। बी को अपन सी टी डैश कॉमा सी बाई टी डैश ले सकते हैं और ओ आपका ओरिजिन है। तो आपको एक तो एंगल ए ओ बी की बात करी गई है और एक एंगल ओ ए बी की बात करी गई है ना। तो अपन यहाँ पर पहले इसे एक्सपेंड कर देते हैं, साइन अल्फा माइनस ए, तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस ए, माइनस में आ जाएगा कॉस अल्फा साइन ए। नीचे साइन अल्फा प्लस ए करोगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस ए और प्लस के अंदर आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा साइन ए। ऊपर नीचे कॉस अल्फा कॉस ए से डिवाइड कर दो ताकि सब कुछ टैन में बदल जाए। तो ऊपर नीचे कॉस अल्फा कॉस ए से डिवाइड करोगे तो टैन अल्फा माइनस टैन ए ऊपर आ जाएगा और टैन अल्फा प्लस टैन ए ये वाली चीज नीचे आ जाएगी। तो मतलब आपको टैन अल्फा निकालना है ये वाला जो एंगल है और टैन ए निकालना है ये वाला जो एंगल है। और ओरिजिन पता है 0 0, ए पता है सी टी कोमा सी टी और सी टी डैश कोमा सी बाई टी डैश। तो पहले टी टी डैश में रिलेशन निकालते हैं, ए पे नॉर्मल लिखते हैं। डे 21 में मैंने नॉर्मल की इक्वेशन डिराइव करी थी। अगर आपको नहीं पता है एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर पे नॉर्मल कैसे लेते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन से चाहे फॉर्मूला से, किसी से भी नहीं पता तो डे 21 एक बार आप जाकर दोबारा देखें। तो नॉर्मल आता है एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी बराबर सी टी की पावर 4 माइनस सी। इसके अंदर आप यहाँ पर सी टी डैश कॉमा सी बाई टी डैश पुट कर देंगे तो यहाँ से आपके पास एक
रिलेशन आ जाएगा टी और टी डैश के अंदर। आप सी को कट कर सकते हैं दोनों तरफ और वहां से फिर आप एलसीएम भी ले सकते हैं और एलसीएम लेकर यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि टी डैश इंटू टी क्यूब की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके पास -1 के बराबर आएगी। तो ये रिलेशन कई सारे बच्चों ने करा भी होगा अभी से पहले, बट मैंने बस प्रूफ बताया है कि आपको टी पे नॉर्मल लिख के टी डैश वाला पॉइंट प्रूफ करना है, फिर सी कट करके एलसीएम लेने पर एक ये रिलेशन आएगा। इसको अपन अभी काम लेंगे tan अल्फा tan ए की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम tan अल्फा निकालते हैं। तो tan अल्फा के लिए ओ ए का स्लोप निकाल लेते हैं m1, ओ बी का स्लोप निकाल लेते हैं m2, बाद में ए बी का भी निकाल लेंगे m3। तो tan थीटा हमें पता है, tan थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 के बराबर। तो यहाँ पर अपन m1 निकाल सकते हैं। तो m1 आ जाएगा 1/t², m2 आ जाएगा 1/t डैश का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1/t² और साथ में टी डैश का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे टी डैश को सब्सटीट्यूट कर देंगे -1/t³ से, तो ये बन जाएगा ऐसा, -1/t³ का स्क्वायर कर लेंगे। नीचे भी टी डैश को आप रख देंगे माइनस का 1/t²। तो कुछ इस तरह से आई थिंक आपके पास आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 माइनस टी की पावर 8 बनेगा, जिसका आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं इस तरह से। और नीचे आपके पास ये वाला जो पार्ट है इससे कट हो जाएगा। तो जो आपके पास tan अल्फा यहाँ पर आएगा, है ना, वो आपके पास आ जाएगा 1/t² माइनस t²। अब रही बात tan a की, और अगर हमें यहाँ पर tan a निकालने की जरूरत है तो tan a के अंदर अपन यहाँ m1 और m3 में लगा सकते हैं। तो m1 जो होगा हमारे पास वो 1/t² है, m3 जो होगा वो आपको 2 पॉइंट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो c/t माइनस c/t डैश अपॉन ct माइनस ct डैश, कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो c कट हो जाएगा, फिर आप एलसीएम भी ले लेंगे, है ना। तो फाइनली -1 अपॉन टी डैश इसका स्लोप आएगा। टी डैश को आप फिर से -1/t³ लिख सकते हैं। तो -1/t³ अपना ऊपर जाएगा, ऐसे t² बन जाएगा। और नीचे अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यही चीज़ 1 प्लस के अंदर, कुछ इस तरह से यहाँ पर आ जाएगी। एक आई थिंक 2 वाला एक पार्ट था जो यहाँ पर मैंने मिस कर दिया है। तो ये t² कट जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/t² माइनस t²/2 ऐसा। और अब क्योंकि अब आपके पास दोनों स्लोप आ गए हैं, एक जैसे मॉड एक्स एक मॉड x/2 है, तो आप उसको उठाकर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। मॉड में बस यही है, एक पॉजिटिव खुल सकता है एक नेगेटिव खुल सकता है। तो साइन के अंदर जरूर यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अल्टीमेटली अब जब यहाँ tan अल्फा tan a पुट करेंगे तो t² वाला पार्ट कट हो जाएगा, जो भी आपने यहाँ स्लोप निकाले और आंसर आ जाएगा। तो नॉर्मल लिखना आना चाहिए और दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना भी हमें आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये वाला भी बहुत ही प्यारा सवाल है। इन्होंने बोला एक कर्व दे रखा है पैरामेट्रिक फॉर्म में t² t³ ओरिजिन से आपने दो लाइंस बनाई है जो कि इस कर्व को कट कर रही होगी ए और बी पॉइंट पे, है ना, इस तरह से कट कर रही है ए और बी पॉइंट पे और ये परपेंडिकुलर है। तो पहले ए पॉइंट ले लेते हैं t² t³ और बी पॉइंट ले लेते हैं t'² t'³ या t1 ले लो, t1 t1 क्यूब t2 तो ओरिजिन से अगर अपन ओ ए का स्लोप निकालेंगे तो t1 क्यूब बाय t1 आएगा t1 और b के लिए t2 क्यूब बाय t2 आएगा तो t1 t2 -1 है। अब हमें इसका यूज कैसे करना है, हमें ए और बी पे टेंजेंट बनाने हैं जिनका इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, मान लेते हैं h, k। तो जनरल टेंजेंट लिखते हैं इस कर्व पे। तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स लगेगा 12th का कॉन्सेप्ट। तो इसको dy/dt अपॉन dx/dt लिख सकते हैं। तो ये अपना स्लोप हो गया और पॉइंट स्लोप फॉर्म अपन ने यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पर क्योंकि h, k से दोनों टेंजेंट पास कर रहे हैं तो y और k की जगह अपन यहाँ पर y और x की जगह k और h रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3th माइनस 3t³ और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2k माइनस 2t³ के बराबर। एक तरफ ले जाएंगे सभी को तो आपके पास क्यूबिक आ जाएगी t³ माइनस 3th और प्लस में 2k बराबर 0। अब t1 भी इसका रूट है, t2 भी इसका रूट है, तीसरा वाला रूट हमें नहीं पता, पर दो रूट्स का प्रोडक्ट पता है हमें -1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -d/a के बराबर आ जाएगा। तो क्योंकि t1 t2 -1 है तो t3 की वैल्यू आ जाएगी, और क्योंकि t3 इसका रूट है तो बेटा पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2k का होल क्यूब माइनस
2h इंटू टू के, सॉरी 3h इंटू टू के और प्लस में 2k बराबर 0। तो 2k कट हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा 2k का स्क्वायर, है ना। बाकी वाले पार्ट को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 3h और माइनस के अंदर हमारे पास आ जाएगा 1। अब आप यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं इधर, और आपका ए और बी जो आएगा उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो लोकस का बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का कंसेप्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने में क्वाड्रेटिक सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, बट एक्चुअली हम इसे सिंपल ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसकी साइड्स हमें पता है 4, 3 और 5। तो ऑफ कोर्स एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ राइट एंगल होगा। अब इसके अंदर बोल रहे हैं एक सर्कल है जो इन तीनों को टच कर रहा है, तो इसको अपन इन सर्कल बोलते हैं। और इन सर्कल का रेडियस आई थिंक आप सभी को पता होगा, डेल्टा बाय एस से आता है। तो एरिया जो होगा इसका डेल्टा, ये हाफ बेस हाइट 6 हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर जो होगा वो पेरीमीटर 4 प्लस 5 प्लस 3 का आधा यानी कि 6 आ जाएगा। तो इन रेडियस स्मॉल आर आ रहा है, यानी कि ये 1 के बराबर है ना, ये भी 1, ये भी 1। अब एक ऐसा सर्कल चाहिए, इस क्वेश्चन में बोल रखा है, जो बड़े वाले एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड्स को टच कर रहा है और सर्कल को भी टच कर रहा है। तो जितनी बड़ी साइड होती है उतना बड़ा एंगल होता है। तो 4 के सामने वाला जो एंगल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा 3 के कंपैरिजन में। तो आपका सर्कल इस तरह से इसे टच कर रहा होगा। अब पेयर ऑफ टेंजेंट जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं सर्कल के। तो मैं इसके सेंटर से अगर ये वाली लाइन ज्वाइन कर दूं, तो ये जो आपका पूरा एंगल है, जैसे मान लो टेन थीटा आपको दे रखा है 4/3, या कॉस थीटा ले लेते हैं 3/5, तो ये बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो अगर अपन इस ट्राइंगल पे थोड़ा सा जूम करें, है ना, तो यहाँ पर ये पहले वाले सर्कल का सेंटर है, ये दूसरे वाले सर्कल का सेंटर है। तो ये 1 है, रेडियस r ले लेते हैं, और मैं इसको भी यहाँ पर ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसा। तो ये आपका 1 प्लस आर हो जाएगा। ये आपका θ/2 है, इसके पैरेलल एक लाइन ले लेते हैं। तो ये रेडियस r था इसका, ये वाला रेडियस r, तो ये भी रेडियस r हो जाएगा, और ये बचेगा 1 माइनस आर, है ना। तो हमने यहाँ पर बस ये लाइन बना दी है। तो ये 1 माइनस आर है, ये आपका 1 प्लस आर है, और ये आपका θ/2 वाला एंगल है जो मैंने यहाँ बनाया है। तो ये भी θ/2 होगा। तो अपन यहाँ पे लगा देंगे साइन का फॉर्मूला, साइन θ/2 ये आ जाएगा 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर। अब कॉस थीटा पता है 3/5, ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। तो यहाँ से आप साइन θ/2 निकालेंगे, वो 1/√5 आ जाएगा आई थिंक। तो रेडियस भी फिर आप निकाल सकते हैं, √5 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 1। अब क्योंकि इस फॉर्म में चाहिए साइन k बाय कॉस w, तो उसको ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो छोटे वाले सर्कल का ये रेडियस आ जाएगा। अब √5 माइनस 1/4 होता है साइन 18 डिग्री के बराबर, और √5 प्लस 1/4 होता है कॉस 36 डिग्री के बराबर। तो 18 प्लस 36 की वैल्यू 54 डिग्री आ जाएगी। तो बहुत ही शानदार ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये थोड़ा सा सिंपलर वर्जन है, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो उन्होंने बोल रखा है दो सर्कल्स हैं और उनके सेंटर दे रखे हैं आपको C1 और C2, और C1 वाले का जो रेडियस है वो 2 है, और C2 वाले का जो रेडियस है 3 है। टच कट कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं बोला है, बीच में गैप भी हो सकता है, मेरा डायग्राम थोड़ा पास हो गया। तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पर जब आप टेंजेंट बनाओगे, इंटरनल एक्सटर्नल, थोड़ा सा वापस बना देता हूँ डायग्राम। तो अगर आप यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो इंटरनल वाले टेंजेंट P पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ओके, तो एक्सटर्नल वाले का P होगा और इंटरनल वाले का होगा वो Q होगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अगर दो सर्कल्स के आप टेंजेंट्स बनाते हो, कॉमन टेंजेंट, तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट जो होते हैं वो C1 C2 को डिवाइड करते हैं इंटरनली R1 रेशियो R2 में। यानी कि जो C1Q और C2Q के बीच का डिस्टेंस होगा, इसका रेशियो 2:3 आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ C1Q की बात करूँ इसके केस में, तो ये 2:3 के रेशियो की वजह से C1 C2 का 2/5 आ जाएगा। तो ये C1Q हो गया, और बचा हुआ जो C2Q होगा ये 3/5 आ जाएगा C1 C2 का। इसी तरह से ये वाले एक्सटर्नल यहाँ P पे मीट कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो C1P और जो C2P का रेशियो है ये भी 2:3। ऐसा मतलब कि अगर ये वाला आपका 2x है P से C1 का दूरी, तो P से C2 का दूरी 3x हो जाएगा, है ना। तो ये पूरा आपका ऐसा है, मतलब कि PC1 जो है वो 2x है, इसके अंदर अगर मैं C1 C2 ऐड कर दूं तो आपके पास पूरा PC2 आ जाएगा जो कि 3x होगा, ऐसा। तो यहाँ से आपके पास x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास इसके केस के अंदर, है ना। तो यहाँ से C1 C2 है वो x के बराबर आ जाएगा, मतलब PC1 जो है वो 2 टाइम्स C1 C2 है, और बचा हुआ ये हिस्सा C1 C2 होगा।
तो 2:3 एक्सटर्नली रेशियो आ रहा है। अब अपन लेंथ की बात कर सकते हैं, तो अगर पी क्यू निकालेंगे तो पी क्यू आ जाएगा 2c1c2, PC1 की दूरी प्लस C1Q, यानी कि 2/5 C1C2। अब नीचे भी C1C2 से कट कर देंगे और फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो C1C2 चला जाएगा, 5 इंटू टू प्लस 5 इंटू 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आंसर इंटीजर आना चाहिए और इधर ए के टर्म्स में दिया हुआ है। तो ठीक है, अभी हम ए के टर्म्स में ही निकाल लेंगे, पर फिर इंटीजर में नहीं आएगा आंसर। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला है आपका y² बराबर 4ax, और उस पर आपने क्या किए हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने की कोशिश करी है। कहाँ से? x बराबर -a, है ना। और पैराबोला भी इन्होंने 4ax की जगह 4x दिया हुआ है, तो a बराबर 1 है। तो मान लो आपने यहाँ से ड्रॉ कर दिए हैं यहाँ पे टेंजेंट्स, है ना। तो ये टेंजेंट x कोऑर्डिनेट ये होगा, तो टेंजेंट यहाँ पे कोऑर्डिनेट होते हैं 81 स्क्वायर 281, है ना। a1 है, इधर आ जाएगा 82 स्क्वायर 282। तो टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट आप सभी ने याद किया होगा, वो होता है a t1 t2 a t1 प्लस t2। तो यहाँ a1 है, तो ये आ जाएगा t1 t2 t1 प्लस t2। तो इसका मतलब हमारा जो x कोऑर्डिनेट -a है, तो वहां से हमारे पास रिलेशन आ गया। ये हमारे लिए लोकस निकालने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर अपन ने नॉर्मल भी बना दी है, और हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है, जिसका हमें सरकम सर्कल फाइंड आउट करना है। तो अब बात ये बेटा कि क्योंकि ये 90 और 90 है, तो अब जब यहाँ पर सरकम सर्कल बनाएंगे इसके केस के अंदर, जैसे मान लो आपने यहाँ सरकम सर्कल बनाया ऐसे, इस तरह से, तो अब डायामीटर जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है सर्कल पे, और यहाँ 90 बन रहा है। इसका मतलब जहाँ टेंजेंट मिल रहे हैं और नॉर्मल मिल रहे हैं, ये डायामीटर हो जाएगा। और टेंजेंट का पॉइंट और नॉर्मल जहाँ मिल रहे हैं, वो वाले पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा, वो आपका सेंटर आ जाएगा, सरकम सेंटर, जिसका आपको लोकस चाहिए। तो मेरे पास टेंजेंट का तो इंटरसेक्शन पॉइंट है, नॉर्मल का नहीं है, तो मुझे नॉर्मल का निकालना पड़ेगा। तो पहले आप T1 पे नॉर्मल लिखोगे, y प्लस T1x बराबर, a तो 1 दे रखा है 4x के लिए, तो a t1 क्यूब प्लस 2a t1। फिर आप लिखोगे y प्लस T2x बराबर a t2 क्यूब प्लस 2a t2। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां से x आएगा, T1 माइनस T2 कॉमन लेके कट करने पे, मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो आंसर आता है a, जो कि 1 है, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2, इस टाइप से आता है। और जो y आता है आपके पास, वो आता है -a, जो कि 1 है, T1 T2 T1 प्लस T2। तो अब अगर अपन यहाँ मिड पॉइंट निकालेंगे इसका और इसका, तो हमारे पास h और k आ जाएंगे। तो h आ जाएगा हमारे पास T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 T2 प्लस 2 का आधा। T1 T2 जहाँ भी दिखे आप उसे -a से रिप्लेस कर सकते हो। k आ जाएगा माइनस का T1 T2, इसको आप -a से रिप्लेस कर सकते हो T1 प्लस T2। अब T1 प्लस T2 एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको आप उधर भेज दो, तो 2h आ जाएगा, -2 आ जाएगा, T1 T2 -a था तो +2a आ जाएगा। इसकी वैल्यू है T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर भी T1 T2 -a है, तो k बाय a आएगा T1 प्लस T2, इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो k स्क्वायर बाय a स्क्वायर आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स T1 T2, जो कि -a के बराबर है। अब आई थिंक ये -a में जो a है, इसकी कुछ वैल्यू देना चाहते थे, शायद a1 ही लेना चाहते थे, बट वो ली नहीं। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला पार्ट आपका कट हो जाएगा, और h, k और a के अंदर एक और पैराबोला आ जाएगा, जिसकी लेटेस्ट रेक्टम हम a के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो बहुत लॉजिकल और बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजा आया इसको करने में, दोबारा करना अगर नहीं हुआ। एक और सिंपल लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन पर आते हैं, जहां पर बोल रखा है कि ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपका यहाँ पर एक जनरल, अपन ने 2 डिग्री कर्व की बात करी थी कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जो होता है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है इसके केस के अंदर, ये रिप्रेजेंट करता है एक एलिप्स को। लेकिन डेल्टा जीरो नहीं होना चाहिए, वरना स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। डेल्टा जीरो हो भी गया, सॉरी, डेल्टा जीरो हो गया तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। डेल्टा जीरो नहीं भी हुआ, लेकिन h जीरो हो गया, ए बी बराबर हो गया, तो सर्कल आएगा। और इन दोनों ने धोखा दे दिया, तो फिर आप अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी करोगे तो एलिप्स आएगा। अब अगर आप लोग इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। क्यों? क्योंकि आपका 2h लैम्डा है, तो h लैम्डा बाई 2 है।
और ए और बी आपका 1 1 है, तो अगर आप सिर्फ इतना करते हो एच स्क्वायर लेस देन ए बी और आप इंटीग्रल वैल्यू निकालने जाते हो लेमडा स्क्वायर बाय 4 लेस देन 1, तो आप कहोगे सर लेमडा स्क्वायर लेस देन 4 आ रहा है, यानी लेमडा हमारे पास आ जाएगा -2 से लेकर 2 के बराबर। तो अब आप यहाँ पर देखोगे कि -1 0 1 आपकी 3 वैल्यू आता, आपको लगेगा 3 वैल्यू आ रही, पर ये गलत है। जैसे अगर आप लैम्डा -1 और 1 लोगे वहां पे तो आपके पास दोनों ही केसेस के अंदर एलिप्स आएगी। आपको डेल्टा चेक करना चाहिए। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है ए बी सी एफ जी एच का डिटर्मिनेंट। अगर डेल्टा 0 है तो लाइंस बनती है। तो इनमें डेल्टा तो 0 नहीं होगा, ये दोनों आपके एलिप्स ही बनेंगे, लेकिन गड़बड़ अपने साथ कहाँ होगी पता है आपको? गड़बड़ होगी लैम्डा बराबर 0, क्योंकि लैम्डा बराबर 0 पे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 एक सर्कल बन जाएगा, है ना? तो आपको पहले स्ट्रेट लाइन चेक करना है, फिर सर्कल चेक करना है, फिर ये चेक करना है। डायरेक्ट एलिप्स पे जाओगे तो केसेस में एक्स्ट्रा आ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दो ही केस आएंगे, लैम्डा बराबर 1 और -1। 0 पर ये सर्कल बन जाएगा, इसको अपन को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत अच्छा है, ये वापस दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट्स पर बेस्ड है। तो एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 16y प्लस 64। एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। और L1 L2 C1 सर्कल के दो टेंजेंट है पॉजिटिव स्लोप के, जिसमें से L1 जो है वो C2 का भी कॉमन टेंजेंट है। तो L1 इन दोनों का टेंजेंट है और उसी स्लोप का C1 पे एक और टेंजेंट निकालना है आपको। वो कॉमन नहीं होगा, बट सेम स्लोप के दो टेंजेंट आते हैं जो डायमेट्रिक एंड पॉइंट से जाते हैं। तो पहले मैं आपको प्लॉट करके समझाता हूँ। मान लो ये y और x एक्सिस है, तो पहले वाले सर्कल का जो सेंटर आपके पास आएगा, ये सेंटर आपके पास आएगा 1,8, है ना? और रेडियस 1 आएगा, तो ये कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। इसका सेंटर आएगा 1,8 और रेडियस आपके पास आ जाएगा 1 के बराबर। दूसरा सर्कल का अगर सेंटर निकालोगे तो ये आएगा 1,-1 और रेडियस जो आएगा वो आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। तो दूसरा सर्कल का सेंटर हो गया, C1 आ गया हमारे पास, C2 आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया। तो अब अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो जैसे मान लो पॉजिटिव स्लोप चाहिए, तो आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ट्रांसवर्स दोनों देख सकते हैं। ट्रांसवर्स में आई थिंक आ जाएगा, डायरेक्ट में नेगेटिव स्लोप आएगा, इसलिए इन्होंने नहीं लिया है। आप निकालना, हालांकि 4 कॉमन टेंजेंट आएंगे, चारों निकालना। तो अभी यहाँ डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जाएगा जिसका पॉजिटिव स्लोप है। नेगेटिव वाला भी जाएगा, हमें पॉजिटिव का लेना है। और इसी के पैरेलल C1 से एक और टेंजेंट जाएगा पॉजिटिव स्लोप का। ये लाइन आपकी L1 है, ये L2 है और आपको L2 निकालनी। तो अब L1 निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होते हैं, ये लाइन जॉइनिंग सेंटर्स को इस तरह से कट करते हैं कि वो उसको दोनों रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर देता है। सेकंड सर्कल का रेडियस 2 है, फर्स्ट का 1 है, तो 2:1 में डिवाइड कर देगा। तो आप भी यही करें, आप सेकंड सर्कल का सेंटर और फर्स्ट सर्कल का जो सेंटर है, क्योंकि इनका रेडियस 2 और 1 है, तो आप 2:1 सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जहां से टेंजेंट जा रहे हैं 1,5। तो अब आपका इतना सा काम हो गया बेटा कि आपको 1,5 से इस पे पॉजिटिव स्लोप का टेंजेंट लिखना है। तो स्लोप m मान के आप टेंजेंट लिख लो, y-5/x-1 बराबर m। अब m निकालने के लिए अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसके केस के अंदर हम सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के बराबर कर सकते हैं। सेंटर जो आ रहा है हमारे पास इसके केस के अंदर, अगर अपन यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, तो सेंटर 1,8 था और रेडियस 1 था। तो अपन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार है। तो m -8 + 5 - m अपॉन √1 + m² का मॉड जो होगा वो रेडियस 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 बराबर 1 + m² आएगा। m की दो वैल्यू आएगी, पर जैसा कि मैंने कहा था क्वेश्चन में बोला गया आपको पॉजिटिव टेंजेंट लेना है। तो 2√2 स्लोप का हमें यहाँ पर टेंजेंट लेने की जरूरत है। जैसे 2√2 इस पे रख दें तो हमारा जो L1 है वो आ गया 2√2x माइनस के अंदर y + 5 - 2√2 बराबर 0। दूसरा टेंजेंट भी आपको यहाँ पे निकालना है, तो इसका भी स्लोप सेम है, तो इसको 2√2x - y + c इसके पैरेलल ले लेते हैं। और पैरेलल टेंजेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, बचपन से पढ़ रहे हो आप केजी क्लास से, नर्सरी क्लास से, कि दोनों पैरेलल टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये डायमीटर होता है। तो आप इसके बीच में फॉर्मूला लगा दोगे कि भाई C1 - C2 अपॉन के अंदर √(a² + b², ये डायमीटर के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, है ना? और c एक नेचुरल नंबर है, तो प्लस वाला c ले सकते हैं अपन।
और वहां से ए रूट है तो दिख ही रहा है 2√2 आएगा, B1 आएगा, यहाँ से CB आ जाएगा। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन था आज, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। अगर हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ऐसे मेहनत करती रहनी है। नहीं हो रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, दोबारा ट्राई करेंगे। 10 ही क्वेश्चन है, अपन साथ साथ कर सकते हैं अपनी रोज की पढ़ाई के, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपन यहाँ पर। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, बट मैं इसके अंदर कुछ रिजल्ट्स जो मुझे पहले से पता है हाइपरबोला के, वो मैं यूज करने वाला हूँ। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं पता है तो मैं एज एन होमवर्क आपको ये चीज प्रूव करने के लिए दे दूंगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, पर अगर रिजल्ट्स पता नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के दो रिजल्ट यूज होंगे। सबसे पहले तो इन्होंने बोल रखा है कि यार एक सर्कल है, ये एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है ABCD, है ना। तो मान लो जैसे ये CT1 कॉमा C/T1 है, दूसरा वाला CT2 कॉमा C/T2 हो जाएगा। तीसरा वाला लेंगे अपन तो यहाँ पर आ जाएगा CT3 कॉमा C/T3, और चौथा वाला जैसे हमारे पास आ जाएगा CT4 कॉमा C/T4। अब होगा क्या, अगर हम यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करें तो आप क्या करोगे, इस सर्कल में CT कॉमा C/T पुट कर दोगे। तो आप देखोगे पुट करने पर आपके पास इस तरह से एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन जब आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे, क्योंकि 4 पैरामीटर हैं ABCD के, T1 T2 T3 T4, तो आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा वो C/C यानी 1 के बराबर आएगा। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ाते हुए क्वेश्चंस कराते हैं क्लास में, उसमें से एक होता है। तो अगर आपने नहीं किया है तो मैंने आपको हिंट दे दिया है। आप इसमें CT कॉमा C/T रख के क्वाड्रेटिक बनाओ और उसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, तो ABCD के सारे पैरामीटर्स का प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। इसका यूज मैं आगे करूंगा। ये बोल रहा है कि ABC, ABD और ACD, इनके जो ऑर्थो सेंटर्स हैं, उनके सरकम सर्कल का लोकस निकालो। जैसे मान लो आपने ABC लिया, तो आप ABC के ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालेंगे, आप ABD के ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालेंगे, आप ACD के ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर निकालेंगे, और वहां से जो सर्कल जाएगा उसके सरकम सेंटर की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। और सरकम सर्कल निकालना एक्चुअली उसका, जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मान लो आपको ABD से बनाना है ऑर्थो सेंटर, CT1 कॉमा C/T1 A है, CT2 कॉमा C/T2 B है, और CT3 कॉमा C/T3 जो होगा वो आपका C होगा। अब ये भी रिजल्ट होता है कि अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे 3 पॉइंट का ऑर्थो सेंटर बनाते हैं, तो चौथा जो ऑर्थो सेंटर आएगा उसका वो भी इसी पे होता है, और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो आपको आज होमवर्क में ट्राई करने हैं। ये होते हैं -C1/T1 T2 T3 कॉमा -C T1 T2 T3। अब ये आएगा कैसे, जैसे आपको ऑर्थो सेंटर निकालना आता होगा, आप ABC तीनों पॉइंट आपको दे रखे हैं CT के टर्म्स में, तो आप BC का स्लोप निकालेंगे, उसके परपेंडिकुलर आपके ऑल्टीट्यूड का स्लोप होगा वो A से पास करवा देंगे। इसी तरह आप AC का स्लोप निकाल के उसके परपेंडिकुलर B से एक लाइन लेंगे, ऑल्टीट्यूड जहाँ मिलते हैं वो ऑर्थो सेंटर होता है। तो ये आएगा आपका आंसर। ये आपको ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है, कैलकुलेशन इंटेंसिव हो सकता है। अब क्योंकि बेटा T1 T2 T3 को आप लिख सकते हो 1/T4, तो इस T1 T2 T3 को आप जब 1/T4 लिखोगे, तो जो आपके ABC का ऑर्थो सेंटर आएगा इन तीनों का, ये ऑर्थो सेंटर आ जाएगा -CT4, और इधर रखोगे तो -C/T4। तो ये जो आ रहा है ये हाइपरबोला पर ही आ रहा है, लेकिन T4 जैसे D का पैरामीटर था, इसका -T हो गया। मतलब अगर D का कोऑर्डिनेट 1,2 था तो इसका हो जाएगा -1,-2। और ये चीज ना सिर्फ ABC के ऑर्थो सेंटर के साथ होगी जब आप इसका ऑर्थो सेंटर निकालोगे, बट बाकी तीनों ट्राइंगल में भी जब आप ACD ABD का ऑर्थो सेंटर निकालोगे, तो जैसे आप यहाँ पर आपने ABC का ऑर्थो सेंटर निकाला, तो आपके पास -D कोऑर्डिनेट आ रहा है। फिर जब आप ACD का ऑर्थो सेंटर निकालोगे तो -B आएगा, ABD निकालोगे तो -C आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स वही वाले आ रहे हैं हाइपरबोला के जो सर्कल पे थे, लेकिन उनका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो अब आप इसका सरकम सर्कल डायरेक्ट ट्रिक से निकाल सकते हो कि क्योंकि x और y के जो कोऑर्डिनेट के साइन है वो साइन चेंज हो चुके हैं, तो सरकम सर्कल भी हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो सर्कल था, हम उस सर्कल में x और y का साइन चेंज कर देते हैं। यानी ये बन जाएगा -x का स्क्वायर -y का स्क्वायर, अल्फा इंटू -x, बीटा इंटू -y, और 5 तो एज इट इज रहेगा। ये आपका सरकम सर्कल आ गया। यानी 2g की वैल्यू हो जाएगी -अल्फा, है ना, 2f की वैल्यू हो जाएगी -बीटा, और k बराबर 5 आ जाएगा। तो अगर अपन इसे ऐड करेंगे g प्लस एफ प्लस के, तो माइनस का अल्फा/2 प्लस बीटा/2 प्लस 5 आएगा। अल्फा प्लस बीटा 6 दे रखा है, तो -3 प्लस 5 से आंसर 2 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर चार चीजें सिखाई है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई बराबर सी स्क्वायर दुनिया के किसी भी सर्कल को 4 पॉइंट पे कट करता है तो चारों पैरामीटर्स का प्रोडक्ट 1 होगा। अगर 3 पॉइंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर अगर आप एबीसी लेकर उसका ऑर्थो सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं तो वो भी आपका हाइपरबोला पर ही आएगा, और चौथा पॉइंट डी था तो वो माइनस डी हो जाएगा। और अगर आपको सर्कल पे कोई पॉइंट दे रखे हैं और वापस एक ऐसा सर्कल पूछा है जिसपे सेम ही पॉइंट है नेगेटिव साइन के साथ, तो आप x को माइनस एक्स, वाई को माइनस वाई रख सकते हो, डायरेक्ट सर्कम सर्कल आ जाएगा। ये मेरा आज का फेवरेट क्वेश्चन था। और आज के लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन। तो ये पैराबोला की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और आज का सबसे वन ऑफ द लॉजिकल क्वेश्चंस है। तो इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक पैराबोला है। अब वो पैराबोला स्टैंडर्ड वगैरह नहीं है, रोटेटेड भी हो सकता है, डायग्राम सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए है। तो बोल रखा है कि इन्होंने यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है 7,13। 7,13 पर हमने टेंजेंट बनाया है जिसकी इक्वेशन है y बराबर 3x-8। और फोकस हमें पता है, फोकस जो आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है किसके बराबर, -1, -1। अब लेटस रेक्टम की लेंथ पूछी है तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स निकाल के दूंगा। डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस हाफ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। हम उसका डबल कर देंगे तो लेटस रेक्टम आ जाएगा। बाद में लेटस रेक्टम का स्क्वायर, इंटीजर पार्ट कुछ भी निकाल सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको दो प्रॉपर्टीज याद दिलाना चाहूंगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि टेंजेंट में, पैराबोला के किसी भी टेंजेंट में अगर आप फोकस की मिरर इमेज लेंगे तो वो मिरर इमेज आपकी डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाया करेगी। तो इसका मतलब अगर अपन -1, की इसमें इमेज ले लें इस लाइन में 3x-y-8, मैं इमेज का फॉर्मूला यूज करता हूं। अगर आप परपेंडिकुलर लाइन लिख के फुट निकाल के फिर इमेज निकालते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ x-x1/a, y-y1/b बराबर -2। -1 वाला पॉइंट जो है वो मैं इसकी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, नीचे a² + b² आएगा। तो ये जो है ये बन जाएगा 20/10 2। तो इमेज जो आ रही है अपने पास इसकी, वो इमेज हमारे पास आएगी यहाँ पर 5, और साथ में हमारे पास आ जाएगा -3। तो ये वाली जो हमारे पास इसके केस के अंदर आई है, ये इसकी हमारे पास इमेज है। अब इमेज निकाली और हमने कहा ये इमेज किस पे होगी, डायरेक्ट्रिक्स पे। अब इसका यूज कैसे करूंगा मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन या स्लोप के लिए, वो एक और शानदार बात है। प्रॉपर्टी पैराबोला की बेसिक प्रॉपर्टी ये बोलती है कि हर एक पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है आपका, बराबर होता है। कोई भी पॉइंट लोगे तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा आपके पास वो उसके केस के अंदर बराबर आएगा। और बेसिकली ये वाला वही पॉइंट है। तो ये आपका जो है ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ही है, ये लाइन सेगमेंट 5, -3 और 7, 13 वाला है ना। आप चाहें तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल भी सकते हैं ये वाला, और निकाल कर आप चेक कर सकते हैं। ये भी 8² + 14² का रूट आएगा। ये भी आपके पास सेम ही वैल्यू आएगी जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे। 8² + 14² अगर आप करते हैं तो 196 + 64 260 आता है। और इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो 2² + 16 का स्क्वायर आएगा, वो भी आपके पास √260। तो ये वही पॉइंट है। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट है जो आपने इमेज निकाली है, पॉइंट जो आपका टेंजेंट में इमेज से डायरेक्ट्रिक्स पे आया है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो स्लोप होगा इसके परपेंडिकुलर है। तो 13 -3/7 - 5, ये हमारे पास जो 8 स्लोप आ रहा है डायरेक्ट्रिक्स इसके परपेंडिकुलर है, यानी डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप -1/8 हो गया है हमारे पास। और 5, -3 से हमारी डायरेक्ट्रिक्स जा रही है। अब आप इस डायरेक्ट्रिक्स का क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। कहाँ से, -1, वाले फोकस से। ये लेटस रेक्टम का आधा होगा, डबल करती लेटस रेक्टम आ जाएगी। तो आज जो हमारी क्लास थी इन 10 क्वेश्चंस की, आपको ये दोबारा करना है। ये हमारे डे 1 से डे 23 की क्लास का अभी तक का सबसे टफेस्ट सेशन था। और मैं आई फील कि आप अब इस टफनेस के लिए तैयार हो, थोड़ा सा करोगे तो आप इसे फोड़ सकते हो। तो आई होप आपको मजा आया हो। आज के जो क्वेश्चंस अपन ने देखे हैं, आपको नई चीजें सीखने को मिली हो। हम ऑलरेडी कैलकुलस और एल्जेब्रा के रिवीजन देख चुके हैं। तो कोई अगर चैनल पे नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। डे 100 तक बहुत शानदार क्वेश्चंस आने वाले हैं। और कोऑर्डिनेट वाली सीरीज खत्म होती है, ट्रिग्नोमेट्री जो है वो भी शुरू हो जाएगी। तो सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्लेलिस्ट, पीडीएफ सबका लिंक मिल जाएगा। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है मजेदार जो आप देख सकते हैं।
तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें आज के 10 सुपर टफ क्वेश्चंस में से आप कितने अटेम्प्ट कर पाए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, देखते हैं वो 10 में से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। और सब्सक्राइब करें क्योंकि कल मिलेंगे हम डे 4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और शानदार 10 अच्छे इंटीजर टाइप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द चैनल।